अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-3 सालों में एक जुमला आपने बहुत आम तौर पर सुना होगा कि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ये पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि FATF या FATF से क्या मुराद है और ये ग्रे लिस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान का नाम जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, लेकिन FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा ऐसा नहीं डाला गया, बल्कि सबसे पहले पाकिस्तान को 2008 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। उसके बाद पाकिस्तान को 2012 में फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, कुछ इक़दाम किए गए। 2015 में पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया और फिर जून 2018 में पाकिस्तान दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में इसका नाम डाल दिया गया। FATF से मुराद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और ये G7 कंट्रीज़ ने 1989 में इसको तश्कील दिया और जिसका बुनियादी मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिसेस को रोकना और टेररिस्ट की फाइनेंसिंग को रोकना किसी भी मुल्क में है। इसका बुनियादी किरदार वॉच डॉग का है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं, वो उनके ताने बाने आपस में बुने होते हैं और दुनिया का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है या जो फाइनेंशियल सिस्टम जो स्ट्रक्चर चल रहा है, उस सब के अंदर चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। तो पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में होना एक अच्छा साइन नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड इकॉनमी है और पाकिस्तान को, जैसे कि आप जानते हैं कि हर 4-5 साल बाद जब पाकिस्तान में पावर शिफ्ट होता है, हुकूमतें बदलती हैं, तो अक्सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा होता है। पाकिस्तान IMF के पास अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं होता, होना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें पिछले काफ़ी अरसे से ये मसाइल का हमें सामना है और पाकिस्तान को जो बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं जिस तरह IMF है, इनको अप्रोच करना पड़ता है ताकि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हमें निकाला जा सके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान का जो इमेज है वो इन इदारों के सामने अच्छा हो, बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान का अगर इमेज इनकी नज़र में ख़राब है, अगर वो ये तसव्वुर करते हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से दहशतगर्द तंजीमों को की पुष्ट पनाही करता है या उनको सपोर्ट करता है या उनको किसी भी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, तो यकीनन वो पाकिस्तान को फ़ाइनेंस नहीं करेंगे या पाकिस्तान को बेल आउट इसके लिए नहीं करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इसमें जो दो बड़ी चीज़ें हैं, आज पहले हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, वो तो मेरे ख्याल में आप समझते हैं कि किसी किस्म की जो बैंड आउटफिट्स हैं या जिसे कल अदन तंजीमें आप कहते हैं, उनको आपका मुल्क फाइनेंसिंग ना कर रहा हो या फाइनेंसिंग में उनकी सपोर्ट या फैसिलिटेशन ना कर रहा हो, या पाकिस्तान ने ऐसा उनके ऊपर चेक रखा हुआ हो कि इन तंजीमों को आपकी वजह से किसी भी तरह से माली मदद फराहम ना की जा रही हो। दूसरी जो चीज़ है वो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जो पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग को समझ लें कि अक्सर ये बहुत कॉमनली टर्म इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे लोगों के जहनों में क्लियर नहीं होता। लॉन्ड्री में जिस तरह से कपड़ों को धो दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके ज़रिए से आप अपनी इल गॉटन मनी को, इलेजिटिमेट मनी को, जो इलीगल कमाया हुआ पैसा है, उसको आप लीगलाइज़ करते हैं, उसको आप लेजिटिमेट बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया सारी में इस किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोग किस तरीके से इसको लेजिटिमेट करते हैं। एक आदमी ने करप्शन से फ़र्ज़ कर लीजिए कोई 1 करोड़ रुपया उसने कमा लिया, ठीक है। अब उसने इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, हुकूमत के सामने पेश कैसे करना है, उसके लिए एक आदमी, वो दूसरा एक साहब है जिनका एक प्राइज़ बॉन्ड निकला है 1 करोड़ रुपए का। तो जिन साहब ने करप्शन से 1 करोड़ रुपया जो है कमाया हुआ है, वो उन साहब से जिनका प्राइज़ बॉन्ड 1 करोड़ का निकला है, उनसे प्राइज़ बॉन्ड ले लेते हैं और जाके गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि जनाब ये 1 करोड़ का मेरा तो प्राइज़ बॉन्ड निकला है।
और देखें ये मेरा पैसा जो है वो लीगल हो गया। अब ये भी एक सवाल हो सकता है कि जनाब जो जिसका अपना 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड निकला उसको क्या फ़ायदा है, वो हमें क्यों देगा? तो उसमें भी कुछ किकबैक्स होते हैं, ये साहब उनको ज़्यादा पे कर देंगे, कोई इंसेंटिव दे देंगे। जो टैक्सेस लगने थे, जिस तरह पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड पे 15% टैक्स प्राइज़ मनी के ऊपर लगता है, जो भी फाइलर होता है उसको, जो नॉन फाइलर है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जिसको 30% टैक्स पड़ रहा है, मतलब 1 करोड़ की बजाय उसको 70 लाख मिलना है, तो उसको ये साहब पूरा 1 करोड़ रुपया अदा करके उनसे प्राइस बॉन्ड ले लेते हैं और हुकूमत को दिखा देते हैं कि देखें जी ये मैंने मेरे ये रकम जो है ये इस तरीके से मैंने कमाई। ये एक मैंने मिसाल दी है ताकि आपको पता चले कि लोग मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपने पैसे को बहुत सारे फेर देते हैं, कभी यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, कभी दूसरे मुल्क में लेके जाएंगे, कभी एक जगह दूसरी जगह 4-6 जगह पर इस तरीके से उसको घुमाते हैं, अपने पैसे को सर्कुलेट करते हैं कि पकड़ने वालों के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाए कि वो आपके इस अमल को पकड़ सकें। एनीवे तो ये बहरहाल ये जो दो चीज़ें हैं हमने इस पर बात कर ली कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग, कोई दहशतगर्द तंजीमें, कलादन तंजीमें, उनको फंडिंग ना की जा रही हो और मनी लॉन्ड्रिंग ना हो रही हो। इससे आपने पिछले 2 सालों में ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, और पिछली इवन हुकूमत में भी ये चीज़ थी कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, जितने भी लोग हैं वो टैक्स रिटर्न्स अपनी जमा करवाएं, हर बंदा फाइलर बने। इसके लिए वो इंसेंटिव देते रहें, जो फाइलर बनेंगे उनको टैक्स में छूट होगी, जो पैसे विड्रॉ करते हैं बैंक से, विड्रॉल के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं। जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर पेनल्टीज़ हैं, पेनल्टीज़ इन अ सेंस कि उनको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। गाड़ी रजिस्टर करवाएंगे तो टैक्स ज़्यादा देंगे, मकान ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उस पर वो टैक्सेस ज़्यादा अदा करेंगे, ताकि लोग इस चीज़ से तंग आकर इवेंचुअली अपने आप को उस डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बनाएं, अपनी इनकम को डिक्लेयर करें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर भी इस चीज़ को काफ़ी सख्ती करते रहे हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल इकदाम पिछले कुछ सालों में आपने देखे होंगे हो रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF, जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, इस तंजीम ने पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व किया और ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये 2 ऐसे ममालिक हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं। बाकी जो दीगर ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट का हिस्सा हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है और कुछ अफ्रीका के मुल्क भी हैं, बाकी ममालिक इसमें शामिल हैं और इनसे उनके कुछ मुतालबात हैं। पाकिस्तान से कोई तकरीबन 27 पॉइंट्स, 27 एक्शन पॉइंट्स, जो 27 पॉइंट्स का जो एक्शन प्लान है उन्होंने पाकिस्तान को दिया, ताकि पाकिस्तान इन पर अमल दरामद करे और फिर वो आपकी परफॉर्मेंस को दोबारा से ऑब्ज़र्व करेंगे और पाकिस्तान का नाम जो है इसकी ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। अभी इसी महीने अक्टूबर में 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान, ये FATF का एक और इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसका जायज़ा लिया जाएगा। जब ये तंजीम बनाई गई थी उस वक़्त इसको G7 कंट्रीज़ ने इस्टेब्लिश किया था। आज इसमें 39 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। इज़राइल, सऊदी अरेबिया एंड USA इसके ऑब्ज़र्वर मेंबर्स हैं। भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी इसका मेंबर है और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहरहाल किसी न किसी तरह से लॉबी करता रहता है और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का नाम जो है FATF की ग्रे लिस्ट से निकले। और वो डिक्लेयर करना चाहता है कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द जो है मुल्क है, एक रियासत ही ऐसी है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है। बहरहाल उसमें टर्की, मलेशिया, चाइना ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के स्टांस को बहरहाल सपोर्ट करते हैं। अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान तकरीबन 14 पॉइंट्स के ऊपर काम कर चुका है और मज़ीद 13 पॉइंट्स हैं जिस पर वो पाकिस्तान से अमल दरामद करवाना चाहते हैं, जिसको वो ऑब्ज़र्व करेंगे। और इन 13 पॉइंट्स में जो रहते हैं तकरीबन मोस्टली पॉइंट्स जो हैं वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग से ही रिलेटेड हैं और बड़ी स्पेसिफिसिटी के साथ, और वो बड़ी कोई सतही नज़र से ऐसी चीज़ों को वो तश्कील नहीं देते, बल्कि उन्होंने बड़ा एक बारीक बीनी के साथ पाकिस्तान के मदारिस, उनका करिकुलम और मदारिस को स्कूल्स में कन्वर्ट करना और इस किस्म के बाकायदा नाम दिए जाते हैं समटाइम्स। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो प्रेशराइज़ किया जाता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद इक़दाम करे ताकि वो हमारा नाम ग्रे लिस्ट में से निकाल दें। और ये एक अलहदा डिबेट है कि इन ममालिक के अंदर बहरहाल ये एक बाइस्ड किस्म का इनका रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू से रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी 9/11 के बाद पाकिस्तान ने ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक कीमत अदा की है दहशतगर्दी की वजह से, अपनी जानों की भी बड़ी कीमत अदा की है, माली एतबार से बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन तीसरी दफ़ा पाकिस्तान का नाम जो है ये FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आसानी हो
और अभी ये जो इजलास होने जा रहा है 21 अक्टूबर से, पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए बल्कि ग्रे लिस्ट से भी इसको निकाल दिया जाए। और अल्लाह से बेहतरी की दुआ और उम्मीद करते हैं। अपनी राय, अपने कमेंट, अपना फ़ीडबैक ज़रूर हमें लिखिए और इंशाअल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।